तो हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम, और इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। ये भी बता चुका हूं कि एंजाइम जनरली सबस्ट्रेट से बड़े होते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की हम जिक्र कर चुके हैं, तो हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। अब कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा या स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा, तो बायोलॉजी में हम इसको एक ही चीज मान लेंगे, मतलब कि क्या फर्क पड़ता है जब एंजाइम प्रेजेंट है तो और कोई अगर हम फैक्टर को चेंज करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनने की जो स्पीड है, जो रेट है, जो वेलोसिटी है, वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो आई विल बी यूजिंग द वर्ड इंटरचेंजेबली, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया कितनी तेजी से हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कितना तेज हो रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। तो हमने देखा कि पहला जो प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूं वो ये है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का असर क्या है रेट में मैंने आपसे क्या कह दिया कि यू कैन कॉल इट एज अ स्पीड ऑफ रिएक्शन, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है तो डायरेक्शन भी है, तो एक तरह से वेलोसिटी, मतलब व्हाट एवर इट इज। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ, आई विल मे बी यूजिंग इंटरचेंजेबली। तो देखिए, यहाँ पर किसी भी लिविंग सिस्टम में शुरू में ही काफ़ी एंजाइम के मॉलिक्यूल्स पहले से ही बने हुए होंगे। तो देखिए, सेल प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है, तो सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मान लीजिए सबस्ट्रेट आना शुरू हुआ, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर सिस्टम में धीरे धीरे इंक्रीज करनी शुरू होगी। एक साथ सबस्ट्रेट नहीं आता है, तो सबस्ट्रेट धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। तो देखिए, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होंगे। तो इसका मतलब वो जो मैं स्पीड या रेट कह रहा हूं वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए 20 एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, तो हमने ये कहा कि अभी पहला क्या आया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आया, तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दूसरा आ गया, 2 बन गए। इस तरह से मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 20। अब जब ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 20 से ज्यादा हो जाएगी तो 20 ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाइए और सेल किसी तरह से इस चीज को सेंस करके फिर अपना प्रोटीन सिंथेसिस क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। हम उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितने बन गए, 20। उसके बाद में एक हटेगा तो दूसरा जुड़ेगा। सो इसका मतलब, अगर आप इस बात को बड़े ध्यान से समझ पा रहे हैं, तो यह हुआ कि यहां पर मैंने प्लॉट किया सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और यहां पर मैं कह रहा हूं रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन। और जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो आप ये मानिए कि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा। देखिए, ये हम इस तरह से इसको बना रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एंड देन इट अचीव्स अ मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये फिर एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर रेट और ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा या वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। ये वो जगह है जहां पर जो एंजाइम मॉलिक्यूल से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए हैं, और सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जितने बन सकते थे उतने बन चुके हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में जिसमें एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट अलग होगा, फिर ये एंजाइम खाली होगा, तो फिर ये एक नए सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा। सो वो नंबर 20 के आसपास रहेगा, एंड देयरफॉर इट विल अचीव व्हाट इज कॉल्ड एज अ Vmax। सो एक कंसंट्रेशन पे आकर के इट विल अचीव मैक्सिमम वेलोसिटी। वी आर कॉलिंग दिस थिंग एज Vmax। आपको ये राशनल समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। सो हमने फिर इसको देखा कि जब शुरू में किसी लिविंग सिस्टम में आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो ये जो रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो तेजी से बढ़ना शुरू होता है, फिर एक मैक्सिमम रेट अचीव कर लेता है, और फिर उसी पर स्टेबल रहता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो अगर ये Vmax है तो ये करीब करीब हाफ Vmax होगी। तो हाफ Vmax, तो मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने ये कहा कि अगर ये Vmax है तो एक हमने एक पॉइंट ये ले लिया कि दिस वुड बी नियरली हाफ Vmax।
सो दिस इज हाफ वी मैक्स। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि हाफ वी मैक्स किसी एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आ रही है। तो देखिए बड़े ध्यान से, अगर मैं यहां से इस तरह से इसको लाइन को ज्वाइन करूं तो ये वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ये वाली, ये वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पर ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हाफ वी मैक्स अचीव कर रहा है। इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को Km वैल्यू कहते हैं। सो इसे हमने क्या कहा, Km वैल्यू। सो Km वैल्यू फॉर एन एंजाइम इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच the enzyme catalyzed reaction achieves half Vmax, और इसको हम Michaelis Menten constant कहते हैं। So Michaelis Menten constant. So this is a very very important parameter in enzyme kinetics। तो देखिए, अगर आपने दो एंजाइम्स को कंपेयर करना है which is faster, तो आप उन दोनों की Km वैल्यू देख लीजिए। So this Km value will be used to see what is called as the efficiency or the speed which the speed with which a particular enzyme is capable of acting। So मुझे उम्मीद है ये पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम के रेट, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के रेट पर क्या असर होता है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो देखिए दूसरी चीज देखते हैं। तो दूसरी चीज ये हुई कि एंजाइम जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन है, और हमने ये देखा था कि प्रोटीन की जो नेटिव स्टेट है, जो एक्टिव स्टेट है, वो ज्यादातर केसेस में टर्शरी है और कुछ केसेस में क्वाटरनरी होगी जिनमें एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन्स होती हैं। सो पहली बात तो ये याद रखिए। और दूसरा, एक बार फिर रीइंफोर्स कर रहा हूं कि पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड को छोड़ दीजिए, बाकी जो बॉन्डिंग्स हैं, जो कि और स्ट्रक्चर्स, जो कि और डिफरेंट जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन के, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो इंडिविजुअली बड़े वीक बॉन्ड हैं और एनवायरमेंटल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रोटीन के आसपास टेम्परेचर को चेंज किया या फिर पीएच को चेंज किया, तो ये जो वीक बॉन्ड्स हैं उन पर असर आएगा, और असर आएगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा, और उसकी जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। सो नाउ वी आर लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम which are basically derived from the fact that the enzymes are protein biomolecules। तो मैं जो अब आपको बता रहा हूं that is effect of temperature। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो आप सब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, आप ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो वो जो मॉलिक्यूलर मोशन है किसी भी कंपाउंड के अंदर वो इंक्रीज होगा। सो दैट मीन्स उनका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होगा, तो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, फास्टर होनी चाहिए, क्योंकि यू आर प्रमोटिंग what is called as the molecular movement within the substrate molecule, say for example। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। लेकिन ये चीज विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना चेंज कर दे, अब ह्यूमन बीइंग्स 100 डिग्री टेम्परेचर थोड़ी करेंगे, आप मुझे उबाल थोड़ी देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो फिजियोलॉजिकल रेंज है 0 to 40 डिग्री सेल्सियस है। सो इस फिजियोलॉजिकल रेंज में 0 to 40 डिग्री सेल्सियस में वी एक्सपेक्ट दिस इफेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके बियॉन्ड नहीं, उसके बियॉन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। बड़े ध्यान से देखिए, तो मैंने ये कहा कि अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी, तो मैंने ये कहा कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, तो देखिए पहले तो मैं 0 to 40 डिग्री सेल्सियस, सो 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इस फिजियोलॉजिकल रेंज में बात कर रहा हूं, और फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट एक्चुअली डबल्स, इट बिकम्स twice। So this is called as Q10 या quotient 10 कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइम काइनेटिक्स। इधर बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं जो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर इकोलॉजी का। तो देखिए मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है,
हमेशा 37 है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता बाहर का टेम्परेचर कितना है। तो अगर ये जनवरी का महीना है तो बाहर का टेम्परेचर हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो, दिल्ली में इतना टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा 37। मान लीजिए जून का महीना है तो बाहर का टेम्परेचर 45 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, कभी कभी 48 49 भी पहुंच सकता है, फॉर्चुनेटली 50 नहीं पहुंचता दिल्ली में। तो हमने ये कहा, लेकिन उसके बावजूद मेरा टेम्परेचर कितना रहेगा 37। जब मैं दौड़ लगाता हूं बहुत तेजी से तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर में करेक्शन करके मैं इसको फिर 37 लेकर के आ जाता हूं। तो कुछ भी करके मेरी बॉडी क्या कोशिश कर रही है, थर्मो रेगुलेशन। इट इज ट्राइंग टू कीप एन इंटरनल टेम्परेचर दैट इज कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ एन एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर। और ये होम्योस्टेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टेसिस में एक थर्मो रेगुलेशन, एक ऑस्मो रेगुलेशन और एक ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, ये 3 मेजर पैरामीटर होने चाहिए। तो आपके हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट है बॉडी का, जहां पे लिखा है कि 37 होना चाहिए टेम्परेचर। तो जब भी आपका टेम्परेचर 37 से ज्यादा होगा तो आपको स्वेटिंग हो जाएगी, वेसोडाइलेशन हो जाएगा, चेहरे का रंग लाल हो जाएगा, आप तेजी से हीट लॉस करेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर 37 आएगा तो चेहरे का रंग भी ठीक हो जाएगा और स्वेटिंग भी बंद हो जाएगी। और अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 36 हो गया तो आपको शिवरिंग होगी। आप हाथ को इस तरह से, पैर को टैप कर सकते हैं, हाथ को टैप कर सकते हैं, ये आप मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं शिवरिंग में, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। और इसीलिए जब वो टेम्परेचर दोबारा 37 आ जाएगा, जब ये टेम्परेचर दोबारा 37 आ जाएगा तो ये सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सो हमेशा बॉडी चाहे टेम्परेचर बढ़ जाए सेट पॉइंट से, चाहे घट जाए, खींच के उसको वापस कहां पे ला रही है, 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ रही है। ये बात बड़े ध्यान से सुनिए। आपने कभी महसूस किया है कि जब बुखार चढ़ता है तो शुरू में बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है। तो ठंड लगती है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखिए एंजाइम में मैं कितनी कहां जोड़ रहा हूं इस चीज को, देखिए बड़े ध्यान से। आप सबने महसूस किया होगा जब बुखार चढ़ता है तो बहुत ठंड लगती है। तो हुआ क्या कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुसा, से फॉर एग्जांपल उसने हाइपोथैलेमस पर लिख दिया कि 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। आपका टेम्परेचर कितना है 37, तो आपको क्या लगेगी, ठंड, शिवरिंग होगी। और जैसे ही आपका टेम्परेचर 38 हो जाएगा तो शिवरिंग बंद हो जाएगी और आपको पता चलेगा आपको बुखार चढ़ गया है, इसलिए ठंड लगती है। फिर आपने क्रोसिन खा ली से फॉर एग्जांपल, और क्रोसिन ने जाकर के वहां पर हाइपोथैलेमस में फिर लिख दिया 37 कर दीजिए इसको। अब आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है 38, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्वेटिंग। इसीलिए क्रोसिन के कुछ देर बाद पसीने से बुखार उतर जाता है। तो ये साइकिल बार बार चलेगी जब तक क्रोसिन का असर रहेगा। इसीलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो कैन यू इमेजिन व्हाट वी आर कोरिलेटिंग हियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसी क्या जरूरत है कि मेरी बॉडी को अपना टेम्परेचर 37 हमेशा रखना पड़ेगा? इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। क्यों मैं थर्मो रेगुलेटर हूं? क्यों मैं अपनी बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट करता हूं इसी काम के लिए कि मेरा टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे? देखिए इसकी वजह यह है कि आपका जो एंजाइम है वो इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। तो देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री के आसपास है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना रखना चाहिए, 37। इकोलॉजी में हम आपको पढ़ाएंगे कि सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली रेलेवेंट जो फैक्टर है वो एक्चुअली टेम्परेचर ही है, क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट करता है एंजाइम काइनेटिक्स को, और वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसे हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होगी। सो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड मैक्सिमम, आई एम सेइंग बेस्ट। सो मैं यहां पर मतलब जो है मैक्सिमम ना कह के ऑप्टिमम और बेस्ट कह रहा हूं। किसी भी एंजाइम के लिए हमने क्या कहा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और एक रेंज होगी जिसके अंडर वो काम कर सकता है, और इस रेंज के बाहर अगर वो चला गया तो फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एंजाइम का। सो ये बात ध्यान रखिए, फिर वो शायद काम ना कर पाए। तो इतनी 2 चीजें यहां समझ में आ गई, ऑप्टिमम टेम्परेचर और रेंज। और यहां पर हमें यह समझ में आ गया कि 10 डिग्री राइज पर ये रेट क्या होना है, डबल होना है। तो देखिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 0 to 40 डिग्री सेल्सियस के करीब की बात करें, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू मेक अ ग्राफ हियर। सो अगर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्रीज, 20 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, लेट अस टेक इट एज 1 2 3 4, बड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं, 5 6
7 एंड 8। तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए 10 पर रेट 1 है, तो 10 पर रेट कितना है 1, तो 20 कर दिया आपने तो रेट कितना हो जाएगा डबल, आपने 30 कर दिया तो रेट और 4 टाइम्स मतलब इससे डबल होगा। दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और अगर आपने 40 कर दिया तो आपका रेट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो शुरू में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज आप ये देख रहे हैं कि रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लोअर टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा है तो लोअर टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा। लेकिन व्हाट हैपेंस आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस? सो आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस याद कीजिए वो एक चीज मैंने कहा था, द एंजाइम गेट्स डीनेचर्ड। अब ये डीनेचर्ड हो जाएंगे। लोअर टेम्परेचर पे क्या हुए थे, इनएक्टिव हुए थे, और हायर टेम्परेचर पे एंजाइम क्या होता है, डीनेचर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एनसीईआरटी की, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद में सडनली आप क्या देखेंगे कि ड्रास्टिकली द एंजाइम एक्टिविटी विल कम डाउन। So this is what we expect the graph to be like, और इस रेंज में काम कर पा रहा है। और यहां से हमने ये कहा कि इनएक्टिव है और ज्यादा एक्टिव होता चला गया, रेट बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद बहुत तेजी से एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। अब हमें ये भी बात समझ में आ रही है क्यों बहुत तेज बुखार में डेथ हो जाती है। क्यों? अगर आपने ब्लड सैंपल को अगर किसी पेशेंट से निकाला और आप चाहते हैं ब्लड क्लॉट ना करे तो आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि आप जो क्लॉटिंग फैक्टर्स में जो कुछ एंजाइम्स हैं उनको क्या करना चाह रहे हैं, इनएक्टिव। बहुत तेज बुखार में डेथ क्यों हो सकती है? क्योंकि एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर। प्रोटीन क्या हो जाएंगे, डीनेचर। और एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन। आपकी बॉडी के जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो बड़े एडवर्सली अफेक्टेड हो सकते हैं। दिस मे बी अ डेथ कॉजिंग सिनेरियो। इसीलिए बहुत तेजी से बॉडी के टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। कूल ब्लैंकेट देते हैं, वाटर हाइड्रोथेरेपी देते हैं, किसी तरह से बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो कम किया जा सके। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी। नाउ वी आर लुकिंग एट एन अनदर फिजिकल फैक्टर दैट इज पीएच। तो देखिए जो पीएच है, तो पीएच के लिए भी एंजाइम बेस्ट काम करता है एक ऑप्टिमम पीएच लेवल पर। तो ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो 6 से 8 पीएच पर काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी में मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स एक्ट बिटवीन 6 to 8 पीएच। एक एक्सेप्शन है पेप्सिन। सो पेप्सिन आप जानते हैं करीब 2 ऑप्टिमम पीएच, बहुत एसिडिक पीएच पे काम करता है। स्टमक के अंदर आप जानते हैं कि पेप्सिन होता है, वहाँ HCl भी होता है। HCl ही एक्टिवेट करता है जाइमोजन पेप्सिनोजन को इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म विच इज कॉल्ड एज पेप्सिन। तो उस एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एंजाइम्स 6 से 8 पीएच के बीच में काम करते हैं। खास तौर पे पेंक्रियास के एंजाइम, इंटेस्टाइनल एंजाइम, इनकी ऑप्टिमम पीएच 8 के आसपास है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रिप्सिन के लिए एक कर्व बनाऊं, सो ट्रिप्सिन के लिए मान लीजिए दिस इज 8, लेट अस से दिस इज 6, एंड लेट अस से दिस इज से फॉर एग्जांपल 9, एंड लेट अस से दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10। तो मान लीजिए मैं कोई एक पैंक्रियाटिक एंजाइम की बात कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल वो ऑप्टिमम उसकी एक्टिविटी 8 पीएच के पास आ रही है। सिमेट्रिकल सा कर्व आएगा। अब आप पीएच ऑप्टिमम से बढ़ाएं चाहे घटाएं तो एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इस रेंज में तो ये काम कर पा रहा है, इस रेंज के बियॉन्ड फिर ये क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो यही चीज आप देखिए, देयर वुड बी अ रेंज। हालांकि ऑप्टिमम एक्टिविटी नहीं है 6.57 पर इसकी, और 9.5 पर भी ऑप्टिमम एक्टिविटी नहीं है। ऑप्टिमम एक्टिविटी आपको कहां दिख रही है, 8 पर, और एक सिमेट्रिकल सा कर्व आ गया है पीएच के लिए। नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ कर्व लाइक दिस फॉर से फॉर एग्जांपल सलाइवरी एमाइलेज विच इज एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 6.8, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट। एंड व्हाट विल बी द कर्व लुकिंग लाइक फॉर पेप्सिन जिसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी है, 2 के आसपास है। सो ये इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको पीएच स्केल पर 3 कर्व दिए हुए हैं ABC करके, और आपसे पूछ सकते हैं कि आप पहचान सकते हैं कौन सा एंजाइम है। देखिए यहां से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि सलाइवरी अमाइलेज केवल 30% स्टार्च को क्यों डाइजेस्ट कर पाता है। तो देखिए सलाइवरी अमाइलेज के पास वही मौका है स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए जब तक फूड एक तो ओरल कैविटी में और ईसोफेगस में है, और जहां ये स्वेलो करके फूड किस में आ गया, स्टमक में, तो वहां पे पीएच 2.0 है। सलाइवरी अमाइलेज की ऑप्टिमम पीएच जैसे मैंने आपसे कहा 6.7 6.8 है। तो जैसे ही 2 पीएच पहुंची तो वो डीनेचर हो जाएगा। तो इतनी देर में जब तक वो फूड के कांटेक्ट में, वो केवल 30-40% स्टार्च को क्या कर पाता है, हाइड्रोलाइज। अब क्योंकि
क्योंकि स्टार्च आपके लिए स्टेपल फूड है, आपको इसको पूरी तरह से क्या करना है, पूरी तरह से क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है, क्योंकि आपको इससे एनर्जी लेनी है। तो आपको ये अमाइलेज कहीं और से भी बनाना पड़ेगा, और ये आप बनाते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। सो पैंक्रियाटिक अमाइलेज का राशनेल भी आपको समझ में आ गया कि इवोल्यूशन में ये फीचर किस तरह से ऐड हुआ और किस तरह से आपको एक सेलेक्टिव एडवांटेज दे रहा है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू फाइंड आउट दैट डज इट हैपन्स, इज द पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट इन एप्स एंड अदर मैमल्स एज वेल। तो आप एक बार पता कीजिए कि क्या वो उनमें भी पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। सो दिस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। तो मुझे ये समझ में आ गया कि किस तरह से ये पीएच जो है अफेक्ट करता है एंजाइम को। मुझे रेंज समझ में आ गई किस में काम करेगा, और ऑप्टिमम एक्टिविटी समझ में आ गई कि किस वैल्यू पर काम करेगा। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, देन वी विल डिस्कस दिस थिंग इन वेरी ग्रेट डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये चीज ये है कि मान लीजिए ये एंजाइम है और इसके ऊपर ये एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है, इसका शेप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फिट शेप है। तो हो सकता है कोई और मॉलिक्यूल भी हो जिसकी शेप हो सकता है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फिट हो, और अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट से पहले ये बाइंड कर जाए तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा और एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी। सो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो सकती है, इनिबिट हो सकती है। तो अगले वीडियो में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एंजाइम इनिबिशन और उन इनिबिटर्स के बारे में बताऊंगा, एंड दैट वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हेन आई कम बैक वी विल लुक एट एंजाइम इनिबिशन।